हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10 SST। इसमें हमने इससे पिछले वीडियो में सड़क सुरक्षा की लगभग सारी बातें हमने पढ़ ली थी बहुत अच्छे से। बस अभी हमारे किताब में जो एग्जाम्पल बचे हुए हैं और क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे वो आज हम लोग देखेंगे। सड़क सुरक्षा वाले चैप्टर के 3 भाग हैं, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र के रूप में इन्होंने बांटा है 3 हिस्सों में। अर्थशास्त्र की बात करें तो वृद्ध जनों से संबंधित कौन कौन सी व्यवस्था होनी चाहिए, निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित कौन सी व्यवस्था होनी चाहिए, ये बातें, और सामान्य लोगों के लिए कौन कौन सी व्यवस्थाएं होनी चाहिए सड़क या सड़क से संबंधित जगहों पर, ये बातें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इसमें वृद्ध जनों के लिए बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, रैंप की व्यवस्था निःशक्त के लिए होनी चाहिए, और सामान्य व्यक्ति के लिए मार्क्स होने चाहिए, इंडिकेशन होनी चाहिए। ये सारी बातें हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हमने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में देखा होगा। व्हील चेयर जिसपे व्यक्ति बैठा होता है, उसके दोनों तरफ टायर होते हैं और हाथ से उसे चलाया जाता है। अभी आधुनिक जमाने में मशीनों से भी चीज चलने लग गए, रैंप, व्हील चेयर, इनके लिए रैंप की आवश्यकता होती है। रैंप क्या है? जहां सीढ़ियां होती हैं उस पे सामान्य व्यक्ति आराम से चल सकता है, नीचे उतर सकता है, चढ़ सकता है, लेकिन विकलांग व्यक्ति, निःशक्त व्यक्ति उस जगह अपनी व्हील चेयर को नहीं ले जा सकता क्योंकि सीढ़ियों पर वो चढ़ नहीं सकती। ऐसी स्थिति में रैंप का इस्तेमाल किया जाता है। रैंप एक प्रकार से यूं कहें ढलवा, जिसे हम देसी भाषा में फरस भी कह सकते हैं, और उस पर आसानी से रोल करके टायर जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? रैंप कहते हैं। जो निःशक्त जन है, वृद्ध जन है, वे अपनी व्हील चेयर से या उस पर आसानी से चढ़ सकते हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण आपके इस टॉपिक में हैं, मैं एक एक करके आपको पढ़ के सुनाता हूं। और यहाँ से क्या सवाल आपके बनेंगे, बस इसमें यही है कि वृद्ध जन, निःशक्त जन और सामान्य व्यक्ति के कौन कौन से राइट्स होने चाहिए और उनकी खास आवश्यकता क्या है। इसमें है कस्बे शहरों में बुनियादी व्यवहारिक उदाहरण के लिए सभी सड़कों, पगडंडियों, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक स्थानों पर क्या होना चाहिए? रैंप सुविधा होनी चाहिए। और ये किस प्रकार की होती है मैं आपको अभी बता देता हूं। जैसे मान लीजिए ये सीढ़ियां हैं, इस प्रकार से स्टेयर, ये तो हम जानते हैं। रैंप सुविधा कैसी होती है? इस टाइप में होती है सड़क, इस टाइप में सीढ़ियों पे सीधा जाना होता है, यहाँ से वो टायर से आप आराम से यहाँ से आ सकते हैं और कोई भी व्यक्ति इस पर आराम से चढ़ सकता है बिना किसी सहायता के भी। या आपने देखा होगा हॉस्पिटल में मरीज की जो व्हील चेयर लेके जाते हैं वो भी इसी प्रकार से रैंप पर ही लेके जाई जाती है। यात्रियों के चलने फिरने में सरल सुसाध्य बनाने के लिए ये रैंप होना चाहिए। वे चलने वाली सीढ़ियां किसके लिए होनी चाहिए? सामान्य व्यक्ति के लिए होनी चाहिए। सवाल क्या बनेगा? सड़क सुरक्षा के आर्थिक भाग में या आर्थिक विकास के लिए कौन से कार्य करने चाहिए? तो रैंप बनना चाहिए, बैठने के लिए सीढ़ियां होनी चाहिए, चलने के लिए भी सीढ़ियां, बैठने के लिए कुर्सियां होनी चाहिए वृद्धजनों के लिए, और चलने के लिए सुगमकारी सीढ़ियां होनी चाहिए। इसमें नया जो आया है, रेलवे में फुट ब्रिज भी होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। रेलवे में फुट ब्रिज क्या होता है ये आपको समझना है कि जैसे मान लीजिए ये आपका रेलवे ब्रिज है, ये आपकी रेलवे लाइन है इस प्रकार से, तो इसे सामान्य रूप से क्रॉस नहीं किया जाना चाहिए और होना भी नहीं चाहिए, कभी भी रेल आ सकती है। इसीलिए इस प्रकार से यहां से जाकर इस प्रकार से एक ब्रिज का निर्माण किया जाता है ताकि यहाँ सीढ़ियां होती हैं, यहां तक चढ़ के और फिर यहां से उतरा जाता है। ये ROB भी कहते हैं, रेलवे ओवर ब्रिज, यानी कि पटरियों के ऊपर से, यानी कि यूं कहें बहुत हाइट पे जहां से ट्रेन टच नहीं हो उसके ऊपर से ये बनाया जाता है और इस पर से आसानी से गुजरा जा सकता है, तो ये भी होना चाहिए। इसमें आगे देखें, सामाजिक आर्थिक समानता लाई जा सके और सभी प्रकार की सड़कों पर कारों की संख्या, कार चालकों को विवेकपूर्ण पूर्ण व्यवहार, नाबालिगों द्वारा कार नहीं चलाई जाए, ये सारे खतरे ध्यान में रखते हुए आपके यहाँ उदाहरण दिए गए हैं। उदाहरण क्या है वो देखें। टक्कर मारकर भागने वाला उदाहरण आपके यहाँ पर दिया गया है।
इसमें एक पहले अभ्यास के लिए है, अपने आप को किसी ऐसी परिस्थिति में रखकर सोचें कि आपके परिवार में किसी वृद्ध व्यक्ति के साधारण यातायात व्यवस्था में आम स्थान जैसे बैंक, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ता है, लेकिन बहुत सारे सामान्य कार्यों के लिए भी हमें बड़ी अड़चनों का सामना करना पड़ता है, तो समाधान कैसे निकालेंगे? ये सारी चीजें हमें रोज देखने को मिलती हैं। तो इसमें रैंप हो गया, मार्ग हो गया, सड़कों पर सीढ़ियां हो गई और फुट ब्रिज हो गया। ये सारी चीजें हमें मिलनी चाहिए और इनको हम सड़क सुरक्षा के अर्थशास्त्र में देखते हैं। उदाहरण आपके क्या है वो देखते हैं। टक्कर मारकर भागता है एक व्यक्ति, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पेरेरा में सजा का समर्थन किया गया। आप सबसे पहले ये देखें कि सड़क पर क्या क्या नियम है आपके। पहली बात, कोई भी व्यक्ति किसी भी कंडीशंस में यदि एक्सीडेंट है, दुर्घटना है, ग्रस्त है, तो सबसे पहले बिना कुछ सोचे उसकी हेल्प करनी है, उसे हॉस्पिटल पहुंचाना है। एम्बुलेंस यदि अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो किसी भी व्हीकल से, चाहे वो आपका व्हीकल हो चाहे वो किसी और की सहायता से, उसे तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए, क्योंकि उसकी जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात। दूसरी बात, हॉस्पिटल में कोई भी व्यक्ति जो हॉस्पिटल से संबंधित है, डॉक्टर से संबंधित है, आपको इलाज के लिए मना नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी क्रिटिकल इलाज क्यों ना हो। हर हाल में उसे तुरंत उसकी जान बचाने लायक काम उसे करना ही पड़ेगा। ये भी रोगी का और एक्सीडेंट में अधिकार है। दिल्ली में तो एक्सीडेंट का टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज ही कर दिया गया है, ऐसे अन्य राज्यों में भी होना चाहिए। लेकिन पहला काम तो क्या हुआ कि तुरंत आपको नजदीकी हॉस्पिटल में किसी भी एक्सीडेंट को पहुंचाना चाहिए। दूसरा काम क्या हुआ कि हॉस्पिटल वाला मना नहीं कर सकता, हर हाल में उसे इलाज करना ही पड़ेगा एक्सीडेंट केस का। तीसरा, आप चाहें तो पुलिस को गवाही दे सकते हैं, आप ना चाहें तो पुलिस को गवाही ना दें। हमारे भारत में पहले इस प्रकार के कानून थे कि पुलिस के डर से हम लोग किसी भी व्यक्ति को हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाते थे। डर था कि हमारा नाम एक्सीडेंट में नहीं आ जाए, हमें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, एफआईआर में नाम दर्ज नहीं कर लिया जाए, बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते थे। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए कि जो संबंधित व्यक्ति हेल्प कर रहा है वो चाहे तो पुलिस को कुछ बता सकता है, ना चाहे तो ना सही, लेकिन पुलिस उसे बाध्य नहीं कर सकती। यदि पुलिस का उनसे जो संबंधित व्यक्ति है, हेल्प करने वाला व्यक्ति है, उससे बातचीत करना बहुत जरूरी है, तो समय पुलिस लेगी पहले कि आप कब मिलेंगे, किस वक्त मिलेंगे, और फिर उसे थाने बुला सकती है, या एक बार वो चाहे तो उसके घर भी जा सकती है, लेकिन परमिशन उस संबंधित व्यक्ति की ही होगी। पुलिस चाहकर भी उसके घर नहीं जा सकती। किसी भी प्रकार से हेल्प करने वाले व्यक्ति को पुलिस परेशान नहीं कर सकती। केवल एक बार उसकी इच्छा के अनुसार ही उसे थाने बुलाया जा सकता है, उसमें भी वो चाहे तो आए या तो नहीं। पुलिस एक्सीडेंट के हेल्प करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकती है। इसका फायदा किसे होता है? रोगी को होता है, एक्सीडेंट वाले व्यक्ति को होता है। सामान्यतः जो लोग डरते थे एक्सीडेंट में हेल्प करने के लिए, अभी खुलकर सामने आने लगे हैं, क्योंकि पुलिस उनसे सवाल जवाब नहीं करती, आम जनता सवाल जवाब नहीं करती, हॉस्पिटल बाध्य है इलाज करने के लिए, इसलिए रोगी को तुरंत हेल्प मिल जाती है। एक्सीडेंट होने के बाद कौन दोषी है, सेकंड प्रायोरिटी है। पहले उसकी जान बचाना है, जो हो चुका उसे सही करने का कार्य होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये बहुत अच्छा काम हुआ है। आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि किसी भी एक्सीडेंट को तुरंत देखते ही उस रोगी की हेल्प होनी चाहिए। कोई पुलिस वाला आपसे एक बार से ज्यादा बात नहीं कर सकता। आप चाहे तो उसे अपना नाम बताएं, ना सही, पुलिस आपसे जबरन आपका इंट्रोडक्शन भी नहीं ले सकती। तो एफआईआर में नाम तो बहुत बड़ी बात है, और अगर ऐसा पुलिस वाला करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये साफ अपने अधिकार में जुड़ चुका है। इसमें यदि हम आगे देखें, एक डेट दी गई है 12 जनवरी 11:25 पर, और CNN BNN 12 की ये घटना है। जनवरी 2012 की नई दिल्ली का ये मामला है। बृहस्पतिवार के दिन सर्वोच्च न्यायालय के एजी अटॉर्नी जनरल पेरेरा के टक्कर मारकर भागने का प्रकरण आया।
एसिलेटर एंथनी परेरा के टक्कर मारने के नाम है। प्रकरण आया, दोषी ठहराते हुए फैसला यथावत रखा गया। मुंबई में 6 साल पहले एक व्यक्ति मारे गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने परेरा की जमानत की अनुमति रद्द कर दी। कहा कि बॉम्बे न्यायालय द्वारा 3 वर्ष की सजा दी गई है और वास्तव में सही किया गया, क्योंकि यदि एक्सीडेंट भी ये रुक जाते तो इनकी सजा में कमी होती और इनका नागरिक अधिकार जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने हेल्प नहीं की रोगी की। एक्सीडेंट के बाद ये मौके से भाग गए, इसीलिए सजा के ये हकदार हैं। RM लोढ़ा की जो अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने जमानत रद्द कर दी, जेल की शेष अवधि गुजारने के आदेश दिए। न्यायालय में परेरा द्वारा भेजी गई विशेष अवकाश याचिका बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराए जाने के फैसले को चुनौती दी। निर्णय दिया, धारा याद रखनी है, 304 धारा के अंतर्गत 3 वर्ष की सजा थी। धारा 333 के अंतर्गत 1 वर्ष 6 माह की कैद, भयंकर चोट पहुंचाने के लिए प्राणदंड को सजा दी गई। फैसला देते समय न्यायालय ने व्यक्त किया कि सभी सजाओं के साथ साथ चलती ही रहेंगी क्योंकि ये दोषी हैं। 2006 में 21 वर्षीय परेरा ने बांद्रा की सड़क की पगडंडी पर सोए 15 लोगों को अपनी टोयोटा करोला कार चढ़ाकर कुचाल दिया था। उस समय नशे में पाए गए थे। 7 श्रमिक मारे गए, अन्य घायल हो गए। सेशन कोर्ट ने बिना दंड दिए परेरा को उदारता से छोड़ दिया था। बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले के विरुद्ध मुकदमा खोल दिया। राज्य सरकार ने भी सख्त मांग कर पुनः क्या दिया, उनको दंड दिया। और वास्तव में ऐसे मामलों में पनिशमेंट होना ही चाहिए, क्योंकि बिना पनिशमेंट ऐसे कार्य बढ़ते ही चले जाएंगे। आपने देखा होगा सलमान खान ने भी एक्सीडेंट मामले में ऐसी ही कोई सजा उनका केस चल रहा है। कोई भी व्यक्ति किसी को भी जान लेने का यानी कि उसको मारने का अधिकार नहीं रखता है। किसी भी व्यक्ति के जीने का अधिकार किसी के द्वारा भी सड़क दुर्घटना में नहीं छीना जाना चाहिए। तो आज हमने आर्थिक अर्थशास्त्र पक्ष में क्या क्या पढ़ा कि बैठने के लिए चेयर्स होनी चाहिए वृद्ध व्यक्तियों के लिए, रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए निःशक्त विकलांग के लिए, मार्क होने चाहिए जिससे सड़क पर चला जा सके, ब्रेकर्स हैं या इंडिकेशन मार्क जिसे हम लोग फुट प्रिंट कहते हैं, या रोड क्रॉस करने के लिए जो मार्क होते हैं वो होनी चाहिए, सीढ़ियां होनी चाहिए चढ़ने के लिए, और फुट ब्रिज रेलवे क्रॉसिंग के लिए फुट ब्रिज होनी चाहिए। ये सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। प्लस हमने ये भी पढ़ा कि जब एक्सीडेंट हो जाए तो ऐसे में आम नागरिक के अधिकार क्या हैं और ड्राइवर के अधिकार क्या हैं। ड्राइवर को पहले हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए, रोगी को हॉस्पिटल से सुरक्षा देनी चाहिए और अपना गुनाह कबूल करना चाहिए, जिससे न्यायालय भी उसके समर्थन में आएगा, रोगी के पक्षकार भी उसके समर्थन में आएंगे और उसे कम से कम सजा होगी, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन किसी की जान जाने के बाद अगर वहां से वो भाग रहे हैं तो वो अपराधी की श्रेणी में आ जाते हैं। सड़क सुरक्षा में आखिरी भाग हमारा बचता है नागरिक शास्त्र। और नागरिक शास्त्र में प्रत्येक व्यक्ति को क्या प्राप्त है, अधिकार प्राप्त हैं। और ये अधिकार मूल संविधान में कितने थे, 7 थे। अभी वर्तमान में कितने हैं, 6 अधिकार आपको प्राप्त हैं। वर्तमान में कितने अधिकार हैं, 6। और ये अधिकार आपको कौन देता है, भारत का संविधान प्रदान करता है। नागरिक शास्त्र पढ़ रहे हैं, इसके 3 भाग थे, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र। मूल अधिकार कितने थे मूल संविधान में, 7। वर्तमान में कितने हैं, 6। और ये किसने दिए हैं, संविधान ने दिए। इसमें आपको जीने का अधिकार भी है, जो आर्टिकल 21 में 21 में जीने का अधिकार। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अधिकार की सुरक्षा करना ये भी क्या है, हमारी जिम्मेवारी है। जब हम व्हीकल चला रहे हैं तो हमें ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया है, सड़कों के नियमों का पालन करना चाहिए। नियम विरुद्ध यदि कोई कार्य करते हैं और किसी की जान यदि चली जाती है तो हमने किसका उल्लंघन किया, जीने का अधिकार का उल्लंघन किया। क्योंकि इस सृष्टि में प्रत्येक प्राणी को जैसे हम हैं वैसे ही सामने वाले को भी क्या है, जीने का अधिकार है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये मूल अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया है। आपके यहाँ उदाहरण दे रखा है कि छात्रों को लोकतांत्रिक आवश्यकता बताई जाए, तो ये लोकतांत्रिक आवश्यकता है कि जीने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का लोकतांत्रिक अधिकार है।
सड़क पर विनम्र होना चाहिए, आपको बातचीत किस प्रकार से करनी चाहिए, छोटी मोटी दुर्घटना हो जाए तो भी उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। जीवन के महत्व को समझाएं, तो जीवन इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे लिए हमारा जीवन इंपॉर्टेंट है वैसे सभी के लिए अपना जीवन इंपॉर्टेंट है। इसमें एक सिंबल दिया गया है, जैसे ये चालक को नशे में वाहन चलाते समय हर वर्ष बहुत सारे लोगों को क्या कर देते हैं, शिकार कर देते हैं। तो शराब पीकर कभी भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। मोबाइल फोन, तेज आवाज में संगीत, कार में बच्चों का शोर मचाना चालक को वाहन चालन में व्यवधान पैदा करता है, ऐसे काम नहीं होने चाहिए। बहुत ज्यादा लाउड स्पीकर पे नहीं होना चाहिए, मोबाइल फोन पे बातचीत नहीं होनी चाहिए, सीट बेल्ट नहीं होना चाहिए, या चालक का ध्यान सड़क से कहीं और नहीं होना चाहिए। अगर कुछ घटना हो जाए, जैसे ये यहाँ पर सिंबल दे रखा है, तो इस प्रकार से झगड़े भी नहीं, शांति से समाधान हो सकता है। फिर आपके यहाँ एक सिंबल दिया गया है कि गति दानव ना बने, धीरे चले अन्यथा अग्नि में समा जाएंगे। यदि आप स्पीड से चलते हैं तो आपको नुकसान होना तय है। शालीन बने, सभ्य बने और संस्कारवान बने, खुद सुरक्षित रहें, दूसरों की भी सुरक्षा का ध्यान रखें। यानी कि जियो और जीने दो जो भारत की संस्कृति है उस पर हमें फोकस करना है, क्योंकि जीने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का लोकतांत्रिक अधिकार है, मूल अधिकार है, जन्मजात अधिकार है। इसीलिए हमें सड़क पर चलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, नियमों को फॉलो करना है, नशे में गाड़ी नहीं होनी चाहिए, अपनी लाइन में चलना चाहिए, अभद्रता नहीं होनी चाहिए, म्यूजिक बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लाइट्स इस प्रकार की ना हो किसी को परेशानी हो, इस प्रकार से ओवरटेक नहीं हो कि कोई हड़बड़ा जाए, गति बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अचानक ब्रेक नहीं लगने चाहिए, और बहुत शांत स्वभाव से, शालीनता से, खुद की सुरक्षा के साथ दूसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गाड़ी चलानी चाहिए। यहाँ हमारा सड़क सुरक्षा चैप्टर होता है समाप्त।